आप सुन रहे हैं अ प्रॉमिस लैंड। लेखक बराक ओबामा। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसका जन्म अमेरिका के छोटे से राज्य हवाई में हुआ, जहां उसके परिवार की जड़ें कैनासास के मैदानों में थीं और उसके पिता केन्या के एक गांव से आए थे। बचपन में उसका नाम बैरी था। उसकी मां एन डनहम एक ऐसी महिला थीं जो दुनिया को जटिल और रोचक मानती थीं, और उनके दादा दादी साधारण मेहनती लोग थे। इस मिश्रित विरासत के साथ युवा बैरी ने हमेशा ये समझने की कोशिश की कि वह कहाँ फिट बैठता है। उसके पिता, जिनसे वो 10 साल की उम्र में एक महीने के लिए मिला था, केवल पतले नीले हवाई कागज पर लिखे पत्रों में उसकी जिंदगी में मौजूद थे। हाई स्कूल में बैरी एक औसत छात्र थे। बास्केटबॉल और दोस्तों के साथ समय बिताने में रुचि रखते थे, लेकिन पढ़ने की आदत जो उनकी माँ ने डाली थी ने उन्हें एक अलग ही दुनिया से जोड़ा। उन्होंने राल्फ एलिसन, लैंगस्टन ह्यूजेस, दोस्तोवस्की को पढ़ा। कॉलेज में उनके मन में सवाल उठने लगे। उन्होंने सीखा कि वास्तविक बदलाव सिर्फ राजनीति से नहीं बल्कि सामाजिक आंदोलनों से आता है। गांधी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नागरिक अधिकार आंदोलन के युवा नेताओं ने उन्हें दिखाया कि कैसे आम लोग मिलकर इतिहास बदल सकते हैं। उन्होंने अमेरिकी आदर्श को पकड़ रखा था। हम ये सत्य स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी मनुष्य समान बना गए हैं। शिकागो में एक सामुदायिक आयोजक के रूप में उनका काम उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। यहाँ उन्होंने सीखा कि बदलाव धीरे धीरे आता है, दरवाजे खटखटाने और लोगों की बात सुनने से। उन्होंने उन परिवारों के संघर्ष देखे जिनकी नौकरियां चली गई थीं, जिनके स्कूल बंद हो रहे थे। ये काम धीमा था, लेकिन उन्हें इससे गहरी समझ मिली। उन्होंने देखा कि हेरोल्ड वॉशिंगटन का शिकागो का पहला अश्वेत मेयर बनने का अभियान कैसे एक आंदोलन बन गया, और समझा कि राजनीति के अंदर से बदलाव लाने की कितनी शक्ति है। हार्वर्ड लॉ स्कूल में उनकी पढ़ाई ने उनके सवालों को और गहरा किया, और यहीं उनकी मुलाकात मिशेल रॉबिन्सन से हुई, एक ऐसी महिला जो उनके जीवन का केंद्र बनने वाली थी। शिकागो लौटकर उन्होंने शादी की, एक छोटा सा घर खरीदा, कानून पढ़ाया और राजनीति में कदम रखा। उनका पहला चुनाव इलिनॉय राज्य सीनेट के लिए था, जो सीखने और संघर्षों से भरा था। उन्होंने स्प्रिंगफील्ड की राजनीति के गलियारे देखे, जहां पक्षपात, सौदेबाजी और सत्ता की राजनीति हावी थी। एक छोटी पार्टी में होने के कारण वे अक्सर हाशिए पर थे, लेकिन उन्होंने विधेयकों पर काम करना, गठबंधन बनाना और अपने मतदाताओं की आवाज बनना सीखा। इसी बीच उनकी बेटियां मालिया और साशा का जन्म हुआ। पितृत्व ने उनके जीवन में एक नई प्राथमिकता जोड़ दी, लेकिन राजनीति की मांगें बढ़ती गईं। कांग्रेस के लिए एक असफल चुनाव ने उन्हें हिलाकर रख दिया। वे 40 साल के थे, कर्ज में डूबे हुए, और उनका विवाह तनाव था। उन्होंने सोचा कि शायद राजनीति का सफर यहीं खत्म हो गया, लेकिन हार ने उन्हें कुछ और ही सिखाया। उन्होंने पूरे इलिनॉय का दौरा किया, छोटे शहरों और खेतों के लोगों से बात की। उन्होंने पाया कि लोगों की आशाएं और सपने, चाहे वे शिकागो के किसी पड़ोस में रहते हों या दक्षिणी इलिनॉय के एक खेत में, एक जैसे हैं। अच्छी नौकरी, बच्चों के लिए बेहतर स्कूल और बीमार पड़ने पर सुरक्षा। यही वह साझा सूत्र था जिसे वह राजनीति में पिरोना चाहते थे। 2004 में जब उन्होंने अमेरिकी सीनेट के लिए चुनाव लड़ने का फैसला किया, तो ये एक बड़ा जुआ था। उनका नाम बराक हुसैन ओबामा था, और उनके खिलाफ दिग्गज राजनेता थे। लेकिन उनके अभियान में एक अलग ही ऊर्जा पड़ी। उन्होंने हाँ, हम कर सकते हैं का नारा दिया। उनकी बातों में वो साझा सपना दिखता था जिसे लोग सुनना चाहते थे। इराक युद्ध के खिलाफ उनका शुरुआती रुख अब सही साबित हो रहा था। उनकी रैलियों में हजारों लोग आने लगे। और फिर आया वो ऐतिहासिक क्षण, डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में उनका मुख्य भाषण। उस भाषण में उन्होंने उस अमेरिका की बात की जो कहीं नहीं था, लेकिन हो सकता था। उस रात उनकी जिंदगी बदल गई। वह अगले ही दिन राष्ट्रीय नायक बन गए, और उनकी किताब बेस्ट सेलर सूची में शीर्ष पर पहुंच गई। वॉशिंगटन में उनके लिए सब कुछ नया था। वह सीनेट में सबसे कनिष्ठ सदस्य थे, लेकिन उनसे बड़ी उम्मीदें थीं। उन्होंने एक कुशल और समर्पित टीम बनाई। उन्होंने परमाणु अप्रसार पर विदेश यात्रा की, जहां उन्होंने रूस के डिक लुगर जैसे रिपब्लिकन के साथ काम किया। उन्होंने न्यू ऑर्लियंस में कैटरीना तूफान के बाद के हालात देखे, और इराक में युद्ध की विभत्सता को करीब से महसूस किया। लेकिन ये भी महसूस किया कि वॉशिंगटन की राजनीति कितनी सीमित थी। राष्ट्रपति पद की दौड़ का विचार उनके दिमाग में आने लगा। उन्होंने टेड कैनेडी से सलाह ली, जिन्होंने उनसे कहा, आप समय का चुनाव नहीं करते, समय आपको चुनता है। मिशेल के लिए यह फैसला आसान नहीं था। उन्होंने पूछा, यह कब काफी होगा? उनका परिवार पहले से ही राजनीति से थक चुका था। लेकिन एक शाम ओबामा ने अपनी टीम के सामने एक ऐसा जवाब दिया जिसने सबको चुप करा दिया। उन्होंने कहा, जिस दिन मैं राष्ट्रपति पद की शपथ लूंगा, दुनिया अमेरिका को अलग नजरों से देखने लगेगी। इस देश के हर काले, हर हिस्पैनिक, हर उस बच्चे को जो फिट नहीं बैठता, उसके सपने बड़े हो जाएंगे। वह अकेले ही इसके लायक होगा। मिशेल ने कहा, यह एक अच्छा जवाब था। चुनाव अभियान एक तूफान की तरह था। सबसे पहले आयोवा में जीत हुई, फिर न्यू हैम्पशायर में हार, जिसने उन्हें जमीन पर लापटका। लेकिन उस हार ने उन्हें और मजबूत किया। दक्षिण कैरोलिना में, जहां नस्लीय तनाव गहरा था,
उन्होंने जीत हासिल की और फिर सुपर ट्यूसडे का जादू हुआ, जहां उनके युवा स्वयंसेवकों और डिजिटल नेटवर्क ने कमाल कर दिया। अभियान के दौरान सबसे बड़ा संकट तब आया जब उनके पादरी जेरेमिया राइट के उग्र भाषणों के वीडियो सामने आए। गॉड डैम अमेरिका जैसे वाक्यों ने पूरे देश में हलचल मचा दी। उनके विरोधी उन पर अमेरिका विरोधी होने का आरोप लगाने लगे। ओबामा ने एक जोखिम भरा कदम उठाया। उन्होंने नस्ल पर एक भाषण देने का फैसला किया। फिलाडेल्फिया में उन्होंने न केवल राइट के शब्दों की निंदा की, बल्कि उन दोनों अमेरिकाओं की बात की, एक जहां उनकी दादी को एक काले भिखारी से डर लगता था और दूसरा जहां वही दादी उन्हें प्यार करती थी। उन्होंने अमेरिका के जटिल नस्लीय इतिहास को बिना किसी दिखावे के रख दिया। उस भाषण ने उनका अभियान बचा लिया। मई 2008 में जब उन्होंने डेमोक्रेटिक नामांकन हासिल किया तो वह थके हुए थे लेकिन संकल्पित थे। उन्होंने जॉन मैकेन के खिलाफ चुनाव लड़ा। उनके अभियान की थीम बदलाव की थी, जबकि मैकेन अनुभव और देशभक्ति पर जोर दे रहे थे। सितंबर 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट आया। लेहमैन ब्रदर्स का दिवालिया होना और बैंकों का डूबना, सब कुछ उनकी अध्यक्षता में हुआ। उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जो राजनीतिक रूप से बेहद अलोकप्रिय था। उन्होंने बैंकों को बचाने के लिए जॉर्ज डब्ल्यू बुश के टीआरपी कार्यक्रम का समर्थन किया। उन्होंने कहा, अगर मैं राष्ट्रपति बनना चाहता हूं तो मुझे राष्ट्रपति की तरह कार्य करना होगा। चुनाव की रात शिकागो के ग्रांट पार्क में 2 लाख से अधिक लोग जमा थे। उनकी बेटी माल्या ने पूछा, डैडी क्या तुम जीत गए? उन्होंने कहा, मुझे लगता है हनी। जब उनकी जीत की घोषणा हुई तो उनकी सास मैरियन रॉबिन्सन ने कहा, यह थोड़ा बहुत है। उस रात वह अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। लेकिन उनके मन में शांति नहीं थी, बल्कि जिम्मेदारी का एहसास था। व्हाइट हाउस में उनके पहले दिनों में आर्थिक संकट उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी। उनकी टीम में लैरी समर्स और टिम गेथनर जैसे दिग्गज शामिल थे। उन्होंने $800 अरब का प्रोत्साहन पैकेज रिकवरी एक्ट पारित कराया, जिस पर रिपब्लिकन ने जमकर विरोध किया। वह अभियान का पहला बड़ा झटका था। एक भी रिपब्लिकन वोट नहीं मिला। मिच मैकोनेल ने स्पष्ट कर दिया था कि उनकी पार्टी का एकमात्र लक्ष्य ओबामा को एक कार्यकाल का राष्ट्रपति बनाना है। आर्थिक संकट के अलावा विदेश नीति भी उनकी प्राथमिकता थी। उन्होंने रूस के साथ रीसेट की शुरुआत की, मेदवेदेव से मिले और स्टार्ट संधि पर काम किया। उन्होंने काहिरा में एक ऐतिहासिक भाषण दिया, जहां उन्होंने मुस्लिम दुनिया से सही मायनों में संवाद की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इस्लाम के बीच युद्ध नहीं है। वो बुचेनवाल्ड एकाग्रता शिविर गए और नॉर्मैंडी में डी डे के वीरों को सलाम किया। उन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार स्वीकार किया, लेकिन उस भाषण में उन्होंने युद्ध की आवश्यकता और शांति की आकांक्षा के बीच के विरोधाभास को भी स्पष्ट रूप से रखा। स्वास्थ्य बीमा सुधार अफोर्डेबल केयर एक्ट उनकी सबसे बड़ी घरेलू नीति थी। ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें उन्होंने अपनी राजनीतिक पूंजी दांव पर लगा दी। उनकी मां की बीमारी और मौत ने इसे व्यक्तिगत बना दिया था। उन्होंने कहा, हम हार नहीं सकते। कांग्रेस में इसके लिए संघर्ष करते हुए उन्होंने लगभग अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। जब मैसाचुसेट्स में सीनेट की सीट हार गई और उनके पास 60 वोट नहीं रहे तो लगा जैसे सब खत्म हो गया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को सीनेट के बिल को पारित करने के लिए राजी किया। 23 मार्च 2010 को जब उन्होंने ऐतिहासिक स्वास्थ्य बीमा कानून पर हस्ताक्षर किए तो उनकी आंखों में आंसू थे। यह उनकी मां और टेड कैनेडी के लिए एक श्रद्धांजलि थी। उनके कार्यकाल का सबसे निर्णायक क्षण 1 मई 2011 को आया। वह व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में थे और उनकी टीम के साथ ओसामा बिन लादेन के ठिकाने पर छापेमारी की लाइव फुटेज देख रहे थे। एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, लेकिन सब ठीक रहा। और फिर उन्होंने ब्रिगेडियर जनरल वेब के कंधे पर हाथ रखकर सुना, जेरोनिमो EKIA एनिमी किल्ड इन एक्शन। उस रात उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने 9/11 के पीड़ित परिवारों के बारे में सोचा और उस 14 वर्षीय लड़की के बारे में जिसने अपने पिता की आवाज़ फ़ोन पर सुनी थी, इससे पहले कि वह हमेशा के लिए खामोश हो जाता। उन्होंने महसूस किया कि इस जीत में वह एकता और उद्देश्य की भावना थी, जो शायद किसी दूसरे मुद्दे पर नहीं थी। वह पुस्तक का अंत नहीं है, बल्कि एक विराम है। ओबामा ने वादा किया था कि वह अमेरिका के आदर्शों को बदलेंगे, उसे एक ऐसी जगह बनाएंगे जहां कोई भी, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, अपने सपने देख सके। उन्होंने इतिहास की सबसे बड़ी मंदी को रोका, स्वास्थ्य बीमा का अधिकार दिया और दशकों के दुश्मन को मार गिराया। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी लड़ाई अभी बाकी थी। वह पुस्तक का पहला भाग यहीं समाप्त होता है, जहां एक राष्ट्रपति अपने घर के वेस्ट कोलोनेट पर चलते हुए, सफेद स्तंभों और गुलाबों के बीच से गुजरते हुए अपने जीवन के सबसे बड़े सवालों का सामना कर रहा था। क्या वो उन सपनों को पूरा कर पाएगा जो उसने एक बार देखे थे? क्या वो वादा किया हुआ देश बना पाएगा? इस सवाल का जवाब शायद उसके हाथ में नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों के हाथ में था जिन्होंने उस पर विश्वास किया था। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।